हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिक्सर। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई एंड हाउ फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर्स एंड ओवरव्यू ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें आते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देन वी विल स्टडी प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स जैसे गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है मेल्स में और मेगास्पोरोजेनेसिस होता है फीमेल्स में। स्ट्रक्चर जैसे स्टेमिन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें फ्लावर में स्टडी करनी है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फ्लावर होता है वो यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म्स का। यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। सो फ्लावर जो होता है वो सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो दिस इज द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो दो बातें हमने यहाँ देखी, एक तो फ्लावर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, दूसरा ये साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन एंजियोस्पर्म्स। आगे एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये किया गया है कि आपको 5 कॉमन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के नाम बताने जो। सो हियर आर द 5 कॉमन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। रोज, मैरीगोल्ड, हाइबिस्कस, पिटूनिया, बोगनविलिया, ये सब फ्लावर्स गार्डन या होम में मिल जाते हैं। एंड 5 फ्लावर्स ऐसे बताने जो कल्चरल सेलिब्रेशंस में यूज होते हैं, जैसे शादी और कुछ भी कल्चरल एक्टिविटीज में कौन से फ्लावर्स यूज होते हैं। जैस्मिन होता है, लोटस, मैरीगोल्ड, रोज, क्रिजेंथेमम। जैस्मिन, लोटस, मैरीगोल्ड, रोज एंड क्रिजेंथेमम। यहाँ पे साइड में इनके यूजेस लिखे हैं, ये यहाँ पे साइड में इनके यूजेस लिखे हैं, आप ये भी एक बार रीड कर लेना। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? Floriculture is a branch of horticulture that deals with the cultivation of flowering and ornamental plants for gardens, floral arrangements and commercial use like perfumes and medicines. So floriculture में स्पेशली हम ornamental plants की स्टडी करते हैं जो गार्डन्स में कल्चर किए जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक कमर्शियल यूज लाइक परफ्यूम्स एंड मेडिसिन। ये तो बात हो गई सुंदरता और डेकोरेशन के बेसिस पे। बायोलॉजिकली अगर हम फ्लावर्स को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है इन एंजियोस्पर्म्स। सो दिस इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। इसमें मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम। सो दीज आर द reproductive parts in the flower. 2 major parts where sexual reproduction units develop: androecium and gynoecium. Androecium male reproductive structure होता है और gynoecium female reproductive structure होता है, जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। आगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मीन्स पहले, किसके? फर्टिलाइजेशन की, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स को स्टडी करेंगे जैसे गैमेटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन। अब स्टेमन के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग स्टार्ट्स बिफोर फ्लावर अपीयर्स। एक फ्लावर पूरा खिल के दिखाई देता है उसके पहले ही, बहुत पहले फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और इसमें इंटरनल, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। Like differentiation starts in floral primordium, then inflorescence बनता है, floral buds बनते हैं और फिर जाके finally flower formation होता है। And inside the flower, androecium and gynoecium दो main reproductive organ होते हैं। androecium को हम male reproductive organ बोलते हैं, commonly इसे stamen बोला जाता है। gynoecium
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसको हम कार्पेल या पिस्टिल भी बोलते हैं। अब आ जाओ स्टेमन के स्ट्रक्चर पे। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अलग अलग स्पीशीज में स्टेमन्स का नंबर, साइज और शेप वेरी कर सकता है। देयर इज वेरिएशन इन नंबर, साइज एंड शेप ऑफ स्टेमन्स अमंग स्पीशीज। पार्ट्स ऑफ स्टेमन, तो स्टेमन में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट इज लॉन्ग स्टाक अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल। तो स्टेमन का पहला पार्ट होता है फिलामेंट। जैसे आप ये लॉन्ग स्टाक देख रहे हैं, दिस इज फिलामेंट। इट इज अटैच्ड टू, यहां से ये अटैच होगा विद थैलेमस और पेटल इन ए फ्लावर। नेक्स्ट एंथर, इट इज ए टर्मिनल बायलोब, मतलब दो लोब होंगे इसमें। स्ट्रक्चर यूजुअली डायथीकस। ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं एक टर्मिनल बायलोब स्ट्रक्चर है, दिस इज एंथर। ये दो लोब जो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है ये बायलोब्ड है। नाउ कम टू डायथीकस। अब जब इसको ओपन करोगे और इसको अलग से 3D स्ट्रक्चर में देखोगे तो इस एक लोब में, दिस वन लोब जो ऐसे ऐसे करके बना है, इसमें भी दो थीकास प्रेजेंट होंगे ऐसे। तो वन लोब इज डायथीकस। साइड में भी 3D स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है उसको कट करके, तो आप यहाँ देख सकते हो ये यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियास हैं। जो ये एंथर होता है इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ डेhiscence है और जो इसको दो थीकास में डिवाइड भी कर रही है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन सैक्स बने होते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। So this is the basic structure of stamen with filament and anther. अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को, which is also called microsporangium. यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस चीज को क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एंथर है माइक्रोस्पोरेंजियम। जब हम एक मैच्योर एंथर का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, उसकी 4 साइड्स हैं, उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट है, हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ यंग एंथर। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम्स प्रेजेंट हैं और हर माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, इनर मोस्ट लेयर इज टेपेटम। सीक्वेंस ऑफ लेयर्स अगर हम देखें तो एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है, देन एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर्स, देन टेपेटम। ये जो तीनों लेयर हैं, पहले वाली, बाहर वाली, इनका काम है प्रोटेक्शन। ये एंथर को प्रोटेक्ट करती है और प्लस पोलन ग्रेन डेhiscence में भी हेल्प करती है। सो दीज 3 layers is responsible for protection of the anther and dehiscence of pollen grains. डेhiscence एक प्रोसेस होता है जिसमें एंथर की ये वॉल्स ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, देन जो मेच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं। देन दिस टेपेटम, इनर मोस्ट लेयर, ये नरिशमेंट के लिए, पोलन ग्रेन के नरिशमेंट के लिए टेपेटम का काम होता है। लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हम पढ़ चुके हैं, लेट्स टेक ए क्विक रिवीजन अगेन। एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम। Tapetum is innermost layer. It nourishes the pollen grains and has dense cytoplasm and may be binucleate. Epidermis का मेन काम है प्रोटेक्शन. Endothecium helps in anther dehiscence and middle layers degenerate later contribute to dehiscence. वैसे तो हमने पढ़ा कि ये सारे लेयर्स प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन एपिडर्मिस इज द मेन लेयर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एंथर. एंडोथीसियम जो एंथर का डेhiscence जो होता है उसमें हेल्प करती है. मिडल लेयर्स बाद में डीजनरेट हो जाती है. व्हाई टेपेटम इज बायन्यूक्लिएट. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ है, इसका आंसर हम लोग देंगे.
Due to mitotic division without cytokinesis, there is nuclear division but not cell division. यूजुअली क्या होता है जब एक सेल डिवाइड करती है, मानो ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे. अब ये दो डॉटर सेल बना लेगी आफ्टर डिवीजन, इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और सेल भी डिवाइड हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हुआ है. लेकिन इन दिस केस सेल डिवाइड्स, goes under mitotic division, but only nucleus divided. There is no cell division, no cytokinesis. तो इस केस में बायोन्यूक्लिएट सेल डेवलप होता है और टेपिटम में इसी टाइप का सेल डिवीजन होता है. सो द टेपिटम इज बायोन्यूक्लिएट. स्पोरोजेनिस टिश्यू ये प्रेजेंट होता है सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है. होमोजीनियस मतलब एक ही तरह का पूरा इसमें सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी इसमें सेल्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे, सेम टाइप ऑफ सेल्स होंगे, कॉम्पैक्ट सेल्स होंगे. इसका फंक्शन है इट अंडरगोज मियोसिस फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रास. ये स्पोरोजेनियस टिश्यू डिवाइड करके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेगा. Now the main process microsporogenesis. As we see, sporogenous tissue forms microspore mother cells. मतलब जो ये sporogenous tissue हमने लिया, it act as microspore mother cell and its ploidy is 2n. ये अभी diploid है. Then इसमें meiosis होगा. ये जो MMC है microspore mother cell, ये meiosis करके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएगा. यू नो दैट आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है ऑलरेडी कि जब भी एक डिप्लॉइड सेल मियोसिस डिवीजन उसमें होता है तो हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलते हैं. तो ये 4 माइक्रोस्पोर्स मिले हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर्स एंड दिस ऑल आर हैप्लॉइड. और जिसने अभी तक सेल डिवीजन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, इट्स ओके, मैं आगे ये चैप्टर का कंटेंट पूरा प्रोवाइड करूंगी. लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि डिप्लॉइड सेल जब भी मियोसिस करता है तो वो हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होता है, वो हैप्लॉइड सेल्स बनाता है आफ्टर मियोसिस. इतनी सी बात आप यहाँ पे ध्यान रखो, इससे आपका काम इस चैप्टर में बन जाएगा. अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पे बन गए हैं, इनका मैच्योरेशन होगा, मैच्योर होके ये पोलन ग्रेन्स बनाएंगे. सो These microspore tetrads, ये 4 सेल्स हमको मिली हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो हैप्लॉइड हैं, मैच्योर होंगे, इनका मैच्योरेशन होगा तो ये पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे. These are the pollen grains. Hope you understand the whole process of microsporogenesis. Sporogenous tissue is a microspore mother cell which is diploid cell. It undergoes meiosis and form haploid 4 microspore cells which is called as microspore tetrad. These microspores undergo maturation and forms and develop into pollen grains. Obviously हमने अभी देखा है एक स्पोरोजेनियस टिश्यू है जो डिप्लॉयड होगा, उसमें मियोसिस होगा, देन जो सेल्स बनेंगे उनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे. इनकी प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड बिकॉज दे फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ मियोसिस. So each microspore is haploid due to meiosis. मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ जब जब भी ये आ रही है, मीन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिवीजन अकर्स देयर. नाउ पोलन ग्रेन बन चुका है. अब वो पोलन ग्रेन कितने दिन तक टिकता है, उसकी वायबिलिटी क्या है और उसके यूजेस क्या है. पोलन ग्रेन को एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी कंज्यूम किया जाता है. पोलन ग्रेन्स आर वेरी न्यूट्रिएंट रिच, सो दीज आर हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट. जैसे इसमें प्रोटीन्स मिल सकता है, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स. इन वेस्टर्न कंट्रीज पोलन टैबलेट्स
कैप्सूल्स एंड सिरप्स आर पॉपुलर। ये इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसके टैबलेट, कैप्सूल्स और सिरप्स, दवाइयों की फॉर्म में भी ये पोलन मिलता है, जो कि हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरह यूज होता है, एनर्जी बूस्टर की तरह यूज होता है, स्पेशली फॉर एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ये लोग पोलन को कंज्यूम करते हैं फॉर एनर्जी बूस्टिंग बिकॉज इट एनहांसेस स्टेमिना, परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। अब इसकी वायबिलिटी कि कितने दिन तक रह सकता है। वायबिलिटी, एबिलिटी ऑफ पोलन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड फर्टिलाइज द एग। मतलब जब पोलन उसकी क्वालिटी जैसा वो है उसकी पूरी मेंटेन रहेगी तभी तो वो आगे जर्मिनेशन करेगा, तभी वो फर्टिलाइज कर पाएगा एग को। एंड देयर आर वेरिएशन इन द वायबिलिटी ऑफ पोलन इन डिफरेंट स्पीशीज। हो सकता है कि वो 30 मिनट्स की हो, जैसे कि राइस एंड व्हीट प्लांट्स, और वो मंथ्स तक भी वायबल रह सकता है, जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी। यहाँ पे हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्विक रिवीजन जितना भी हमने अभी तक पढ़ा। स्टेमन के बारे में पढ़ा, उसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर इज टू लोब्ड, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। एपिडर्मिस टू टेपिटम। टेपिटम इज इनर मोस्ट, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम। स्पोरोजिनस टिश्यू विच इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, डिप्लॉयड होता है। मियोसिस होता है इस टिश्यू में, देन मैक्रोस्पोर टेट्राड बनता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। पोलन डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर्स का मैच्योरेशन होके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। प्लोइडी ऑफ पोलन सेम एज ऑफ माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैच्योरेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर में, उनमें कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है, सो ये भी हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर प्लस पोलन बोथ आर हैप्लॉइड।